अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ डॉन एडिटोरियल के साथ। तो वो स्टूडेंट्स जो न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हैं, उन सबको मैं बता दूँ, इन क्लासेस में हम न्यूज़पेपर के ज़रिए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते हैं। हम सेंटेंसेस को ब्रेक करते हैं, इनके वर्ड्स के मीनिंग को समझते हैं, ये चीज़ देखते हैं कि ये सेंटेंसेस बने कैसे हैं, कौन सा टेंस इनमें इस्तेमाल हुआ है। तो एक तरह से ये एक कंप्लीट पैकेज है हर उस पर्सन के लिए जो न्यूज़पेपर के ज़रिए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहता है। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है पावर मूव, और ये किस डेट का है? तो ये जो एडिटोरियल है ये आज ही का है, मतलब मई 27 का। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ। देखो, सबसे पहले इसके टाइटल को देखो। इसका टाइटल है पावर मूव। पावर का एक मतलब जो होता है वो इम्पोर्टेंस को भी शो करता है, किसी चीज़ के बोल्ड होने को शो करता है। जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट डिसीजन है, इम्पोर्टेंट मूव है, बोल्ड मूव है। इसके अलावा पावर जो होता है इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। और एक पावर का मतलब हम सबको पता है, जो कि शो करता है स्ट्रेंथ को या कंट्रोल को। अब यहाँ पे इसके 2 मीनिंग्स निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, एक मूव को बताने के लिए और एक इलेक्ट्रिसिटी को शो करने के लिए, कि एक ऐसा स्टेप लिया जा रहा है जो किससे रिलेटेड है, जो पावर से रिलेटेड है। तो ये देखो, इस तरह से इसने अपने एडिटोरियल को टाइटल दिया। अब देखो, आज का एडिटोरियल जो है वो किस चीज़ के बारे में। सबसे पहले तो हमने टाइटल चेक कर लिया। टाइटल से हमें पता चल गया कि वो बता रहा है कि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है। अब इस एडिटोरियल में वो डिस्कस करेगा कि ये जो मूव है, ये जो एक्शन है ना, ये सच में बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाला है, ठीक है। ये इसके बेनिफिट्स की बात करेगा, ये बताएगा ये मूव जो है कितनी फ़ायदेमंद है। लेकिन इसके अलावा ये भी बात करेगा कि अगर ये मूव जो है ये सक्सेसफुल नहीं होती तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, और अगर ये सक्सेसफुल होती है तो इसका जो फ़ायदा होगा, क्या ये सिर्फ पावरफुल लोगों तक लिमिटेड रहेगा, या जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो कॉमन लोग हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज के एडिटोरियल में वो डिस्कस करेगा। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि द प्लान्स, जो मंसूबे हैं, वो हैं नो डाउट, कहता कोई शक नहीं है, क्वाइट एम्बिशियस, कि वो बहुत एम्बिशियस हैं। इस चीज़ को समझने के लिए ना सबसे पहले आप वर्ड चेक करो, एम्बिशियस। देखो, एम्बिशियस जो है ना, आप सब ने एक पर्सन के लिए यूज़ होता हुआ तो देखा होगा कि फ़लाँ पर्सन जो है वो बहुत ही एम्बिशियस है। तो अगर पर्सन के लिए एम्बिशियस बोला जाए तो इसका मतलब है कि वो जो शख्स है वो ज़िंदगी में बहुत कामयाब होना चाहता है और वो पर्सन उस चीज़ के लिए मेहनत करता है। तो वो पर्सन क्या हुआ, एम्बिशियस पर्सन, ठीक है। अब जब आप किसी पर्सन को एम्बिशियस बोलते हो तो इसका मतलब है वो पर्सन हार्ड वर्किंग है, वो पर्सन गोल ओरिएंटेड है, वो पर्सन फोकस्ड है, वो ड्रीमर है। लेकिन जब आप एम्बिशियस जो है वो यूज़ करते हो किसी गोल के लिए, तो तब इसका मतलब क्या होता है? देखो, तब इसका मतलब है कि ये एक ऐसा प्लान है, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही रिस्की है, मतलब जिसमें बहुत एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, जो बहुत ही चैलेंजिंग है, और समटाइम्स वो अनरियलिस्टिक भी है। तो ये डिफरेंस होता है एक पर्सन के लिए जब एम्बिशियस बोला जाता है और जब किसी गोल के लिए एम्बिशियस बोला जाता है। तो अब इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, इसमें यही बात कर रहा है कि ये जो मंसूबे हैं ये बहुत बड़े हैं, ये चैलेंजिंग हैं, आप ये समझ लो ये मुश्किल हैं लेकिन हासिल किए जा सकते हैं। अब आगे देखो, कह रहे वेदर और नॉट। देखो, वेदर और नॉट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चाहे ऐसा हो या ना हो, दे आर रियलिस्टिक, कहता ये रियलिस्टिक हैं। अब देखो, रियलिस्टिक होने का मतलब क्या है? मतलब ये वाले जो मंसूबे हैं ये प्रैक्टिकल हैं, ये पॉसिबल हैं, ये मुस्तकबिल में या रियलिटी में हो सकती हैं। कहता इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर, कि ये जो सवाल है ना ये बिल्कुल अलग है। ऑल टुगेदर मतलब मुकम्मल तौर पर। देखो, इसका मतलब होता है चाहे ऐसा हो या ना हो, चाहे ये बात सही हो या गलत हो, आप ये समझ लो।
ठीक है, अक्सर आप कहते हो कि आई विल गो फॉर अ वॉक वेदर और नॉट इट रेन्स, कि मैं वॉक पर जाऊंगा चाहे बारिश हो या ना हो। मतलब आपको इस चीज़ से अभी कुछ नहीं है कि चाहे ये चीज़ होती भी है या नहीं भी होती है। देखो, इसी से मिलते जुलते ना और भी बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं जो किसी ना किसी सिचुएशन में यूज़ होते हैं, जैसे रिगार्डलेस ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे आप कहते हो ना, आई विल गो रिगार्डलेस ऑफ द वेदर, कि मैं जाऊंगा चाहे मौसम कोई कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो। ठीक है, इसके अलावा नो मैटर इफ़, इसका मतलब भी यही है कि फ़र्क नहीं पड़ता अगर मौसम अच्छा है या बुरा है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, इसका भी मतलब है किसी भी सूरत में, हर हालात में, कम वर्ट में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हर सूरत में जो भी हो जाए मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये यूज़ होती हैं जब आप बात इस सेंस में कर रहे हो कि चाहे ये चीज़ सच हो या नहीं हो, चाहे ऐसा हो या ना हो। तो इनको आप ज़रा नोट कर लीजिएगा, और जो मीनिंग्स मैंने अभी आपको बताए हैं इनको लिखते हुए इसको भी साथ नोट कर लें। देखो, इसके बाद एक वर्ड है रियलिस्टिक। इसकी जगह पे आप फिजिबल भी यूज़ कर सकते हो, प्रैक्टिकल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो कि यही मीनिंग कन्वे कर रहा है। अब आगे देखते हैं। देखो, अब कह रहा है फॉर नाउ, अब के लिए, देयर सीम्स दिखाई देता है टू बी का मतलब होता है होना। कहता नो फोर्सिएबल हार्म, कि अभी कोई भी हार्म दिखाई नहीं देता। ठीक है, फोर्सिएबल क्या होता है मैं तफसील से बताऊंगी अभी बाद में। अच्छा, किस चीज़ में कोई हार्म नहीं नज़र आ रहा, किस चीज़ में कोई भी नुकसान नज़र नहीं आ रहा। कहता इन गिविंग, देने में, एन आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया अ फेयर शॉट, मतलब इस आइडिया को मौका देने में। देखो, अब इसमें कह रहा है अब के लिए कोई भी हार्म दिखाई नहीं देता, जो कि फोर्सिएबल है, मतलब जिसको देखा जा सके। अच्छा, किस चीज़ में? कहता इस आइडिया को मौका देने में। ठीक है, अब इसको ब्रेक करते हैं और हर वर्ड का मीनिंग देखते हैं। देखो, फॉर नाउ के लिए आप यूज़ कर सकते हो करंटली, या एट प्रेजेंट भी यूज़ कर सकते हो, एज ऑफ नाउ भी यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब यही है अब तक, इस वक्त में, फ़िलहाल। अच्छा, और उसके बाद इसने यूज़ किया फोर्सिएबल। देखो, फोर्सिएबल का मतलब होता है प्रिडिक्टेबल, ऐसी चीज़ जो पहले से आप प्रिडिक्ट कर सको, जिसकी आप पेशेंट गोई कर सको, या जिसकी होने की उम्मीद हो आपको। एंटिसिपेटेड भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद इसने यूज़ किया है गिव समथिंग अ शॉट। देखो, गिव समथिंग अ शॉट फ्रेज का मतलब होता है किसी चीज़ को मौका देना। अब यहाँ पे किस चीज़ को मौका दिया जा रहा है? वो कह रहा है कि ये वाले आइडिया को। अब ये कौन सा आइडिया है? उसने कहा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया। देखो, आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ये जो चीज़ है ये क्रिएटिव है, ये इनोवेटिव है। और ये जो वर्ड नज़र आ रहा है ना, आप फेयर शॉट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चांस, मौका, अपॉर्चुनिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है, मैंने गलती से यहाँ से स्टार्ट कर दिया, असल में सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कह रहा है इस्लामाबाद हैज़ अनाउंस्ड। कहता है इस्लामाबाद जो है वो अनाउंस कर चुका है, मतलब इस चीज़ को पब्लिक कर चुका है। किस चीज़ को? इट विल लेवरेज, वो क्या करेगा? वो लेवरेज करेगा, मतलब वो इस चीज़ को इस्तेमाल करेगा। अच्छा, किस चीज़ को? कहता पाकिस्तान सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी, पाकिस्तान की जो ये वाली कैपेसिटी है, ये वाली जो इसकी सलाहियत है। अच्छा, किस लिए? कहता टू अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब पुल करने के लिए, खींचने के लिए। किसको? ग्लोबल बिजनेस वर्किंग, उन बिजनेसेस को जो कि वर्क कर रहे हैं, जो कि काम कर रहे हैं, किसमें? इन क्रिप्टो करेंसी इसमें, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें। तो देखो, अब इसमें बात कर रहा है कि जो इस्लामाबाद है वो ऐलान कर चुकी है कि वो फ़ायदा उठाएगी पाकिस्तान की इस कैपेसिटी का, जो कि है अट्रैक्ट करने की, खींचने की ग्लोबल बिजनेसेस को। और कौन से बिजनेसेस? कहता जो कि काम कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर।
या आप ये समझ ले जो कि इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो ये बना कैसे है। देखो सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इस्लामाबाद हैज़ अनाउंस प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया है कि ये काम जो है वो हो चुका है। अच्छा, क्या चीज़ हो चुकी है, किस चीज़ को उसने अनाउंस किया वो आगे इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखो लेवरेज वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो लेवरेज का मतलब होता है यूटिलाइज करना, किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, मैक्सिमाइज करना, मतलब बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल करना। अच्छा, किस चीज़ को इस्तेमाल करना है, वो सारी की सारी ये चीज़ है। ठीक है, अब ये सरप्लस क्या होता है ये मैं पूरा तफसील से आपको बताती हूँ, पहले आगे देख लो। अच्छा, उसके अलावा इसने ये चीज़ यूज़ की है वर्किंग। ये क्या होता है, देखो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, V1 प्लस ING। जैसे यहाँ पे वर्किंग यूज़ हुआ है, ये बता रहा है कि ये कौन से ग्लोबल बिजनेसेस हैं, ये वो वाले बिजनेसेस हैं जो कि काम कर रही हैं इन सेक्टर्स में, जो कि क्रिप्टो करेंसी का है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। क्लियर हो गया। अब ये देखो कि इसमें इसने सरप्लस का जो यूज़ किया है इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पे इसने यूज़ किया सरप्लस। देखो ये जो सर प्रीफिक्स होती है इसका मतलब होता है किसी चीज़ से ऊपर या किसी चीज़ से ज़्यादा या उसके बाद, ये वाले सारे मीनिंग कन्वे करती है। जैसे अब यहाँ पे इसने यूज़ किया सर प्लस, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा। देखो अगर कोई चीज़ प्लस होती है ना तो इसका मतलब है इसके अंदर वो वाली सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं जितनी होनी चाहिए। ठीक है, जितना प्लस होना चाहिए उतनी क्वालिटीज़ इसके अंदर मौजूद है। तो अगर कोई चीज़ सर प्लस है तो इसका मतलब है वो चीज़ मोर देन इनफ है, वो ज़रूरत से ज़्यादा है। इसी तरह एक यूज़ होता है वर्ड सरपास। देखो सरपास का मतलब क्या होता है, सरपास का मतलब होता है किसी से बहुत बेहतर होना, बहुत आगे चले जाना, तो इसको बोलते हैं सरपास। एक होता है सर रियल। ठीक है, इसका मतलब क्या, सर का मतलब क्या होता है बियॉन्ड, परे, मतलब ऐसी चीज़ जो हकीकत से बहुत परे हो, जो ड्रीम लाइक हो, तो उसको बोलते हैं सर रियल। तो इसी तरह एक होता है सरचार्ज। ठीक है, सर का मतलब है एक्स्ट्रा, ज़्यादा, मतलब असल प्राइस से ज़्यादा चार्ज, तो उसको बोलेंगे सरचार्ज। तो ये होता है सरप्लस, ये होता है सरपास, ये होता है सर रियल और ये होता है सरचार्ज। और एक होता है सर नेम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है आपके नेम के बाद में आने वाला नेम, मतलब फैमिली नेम, तो ये होता है सर नेम। जैसे आयशा खान। ठीक है, आयशा जो होगा ये फर्स्ट नेम होगा और ये जो खान होगा ये क्या कहलाएगा, ये इसका सर नेम होगा और फुल नेम क्या होगा, आयशा खान। कह रहे अकॉर्डिंग टू एन अनाउंसमेंट, कहता इस अनाउंसमेंट के मुताबिक। अच्छा, अनाउंसमेंट मतलब क्या, ये जो पब्लिक स्टेटमेंट हुई है, ये जो डिक्लेरेशन है, ये जो ऐलान है। अच्छा, किसने किया, कहता बाय द फिनेंस मिनिस्ट्री, इसके ज़रिए। कहता इट हैज़ ईयर मार्क्ड, ये जो है क्या कर चुकी है, ये ईयर मार्क कर चुकी है, मतलब ये सेट असाइड कर चुकी है, ये किसी चीज़ को रिजर्व कर चुकी है, किसी चीज़ को किसी ख़ास मकसद के लिए रख चुकी है। अच्छा, किसको, कहता एन इनिशियल 2000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस चीज़ को। अच्छा, कहाँ से, कहता फ्रॉम द नेशनल ग्रिड, यहाँ से। अच्छा, किसके लिए सेट असाइड किया है, किसके लिए रखा है, कहता फॉर AI एंड क्रिप्टो वेंचर्स, ये वाले जो AI और क्रिप्टो बिजनेसेस हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके लिए। तो अब इसको जोड़ते हैं, वो ये कह रहा है कि एक ऐलान के मुताबिक जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के ज़रिए किया गया, कहता कि इसने सेट असाइड कर दिया है, इसने परे रख दिया है 2000 मेगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी को। कहाँ से, कहता नेशनल ग्रिड से। और किस चीज़ के लिए, उसने कहा ये वाले वेंचर्स जो हैं इनके लिए, जो कि AI और क्रिप्टो से रिलेटेड हैं। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो यहाँ पे, एक तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है और दूसरा इसने यूज़ किया वर्ड ईयर मार्क। ईयर मार्क क्या चीज़ होती है, देखो एक होता है ईयर मार्क, एक होता है एलोकेट और एक होता है डॉग ईयर। इनका मतलब क्या है, देखो ईयर मार्क का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजर्व कर देना, किसी चीज़ को सेट असाइड कर देना, किसी चीज़ को अलग कर देना या किसी चीज़ को डेजिग्नेट कर देना किसी ख़ास मकसद के लिए।
और एलोकेट क्या होता है? एलोकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बांट कर किसी काम के लिए देना, ठीक है। मतलब ऑफिशियली तौर पर किसी चीज़ को डिवाइड करना और फिर खास मकसद के लिए उस चीज़ को देना, तो वो होता है एलोकेट करना। और एक होता है डॉग ईयर। डॉग ईयर जो होता है, अक्सर लोग जो है ईयर मार्क और डॉग ईयर को मिक्स कर देते हैं। देखो डॉग ईयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूं, ये जो मैं इसको मोड़ रही हूँ ना, ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं डॉग ईयर कर रही हूँ। मतलब पेज के कॉर्नर को फोल्ड करना, ये कहलाता है डॉग ईयर। तो अब इसको याद रखिएगा, ईयर मार्क, एलोकेट, डॉग ईयर के इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा मैसेज करते हैं और जिससे काफ़ी तकलीफ़ भी पहुंचती है कि आप जो है ना अपनी वीडियोस को 10 मिनट्स में कर दो। देखो 10 मिनट्स में कैसे आपको नॉलेज दे सकते हैं? कैसे बताया जा सकता है हर वर्ड का मीनिंग? हर वर्ड को तफसील से कैसे बताया जा सकता है? उसके टेंसेस को कैसे बताया जा सकता है? कैसे आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर की जा सकती है? जैसे अभी इतने इतने वर्ड्स आए थे, जैसे ये सरप्लस, सरचार्ज, सररियल थे, या ये जो वर्ड आया था जो अभी मैंने बताया, ईयर मार्क, डॉग ईयर, एलोकेट। तो ये सी चीज़ें 10 मिनट में नहीं होती, ठीक है। अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। चीज़ें सीखने की ना एक प्राइस होती है, और वो प्राइस क्या है आप लोगों के केस में? वो है वक्त। हम वक्त देते हैं तो हम किसी चीज़ को सीखते हैं। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अच्छा आपने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, आपने इसका मीनिंग समझा दिया, लेकिन हमें ना इसका मीनिंग ऐसे बताओ जैसे उर्दू में पूरा का पूरा एक सेंटेंस बना के। देखो अगर तो आप इसको प्रॉपर पूरा उर्दू ट्रांसलेट में वैसे करोगे ना तो आपको मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया डॉग ईयर, अगर आप इसको सेंटेंस में रखकर इसका उर्दू तर्जुमा करो तो वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा कुत्ते का कान या कुत्ता कान। तो आप चीज़ों को समझें। इंग्लिश में वर्ड्स यूज़ होते हैं किसी खास मीनिंग को कन्वे करने के लिए, और उसी मीनिंग को कन्वे उर्दू में कुछ खास लफ्ज़ों के ज़रिए किया जाता है। तो जिस दिन आपको ये चीज़ समझ आ गई ना तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। तो अब आगे देखो, कह रहा है बोथ, दोनों, AI एंड क्रिप्टो आर नोन। कहता ये जो दोनों है ना ये जाने जाते हैं। अच्छा किस चीज़ में? टू कंज्यूम, कि ये कंज्यूम करते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ को? इमेंस अमाउंट्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट्स को, मिकदार को, किसकी? ऑफ एनर्जी, एनर्जी की। तो देखो इसमें ये बात की है कि ये जो दोनों AI और क्रिप्टो जो हैं ये पहचाने जाते हैं कि ये एनर्जी की बहुत ज़्यादा मिकदार को कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब लगी हुई है। आर नोन को कहाँ नोन है, कहाँ से पहचाने जाते हैं? हम लोग उनको ऐसे पहचानते हैं। और इमेंस का मतलब क्या होता है? इमेंस का मतलब होता है ह्यूज, बहुत ज़्यादा, मैसिव। और अमाउंट्स जो है ये क्वांटिटीज़ को बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो चीज़ है इसकी मिकदार। अब आगे देखो, कह रहा है पाकिस्तान कीन। कहता पाकिस्तान जो है वो बहुत ही कीन है, बहुत ही ईगर है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है टू मोनेटाइज। मोनेटाइज करने के लिए, मोनेटाइज का मतलब क्या है? पैसा कमाने के लिए, फ़ायदा कमाने के लिए। किससे? इट्स सरप्लस कैपेसिटी, अपनी इस सलाहियत से। अच्छा कौन सी सलाहियत? कहता जो कि सरप्लस है, मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा है। कहता इज़ इवन विलिंग, कहता यहाँ तक कि ये राज़ी है टू ऑफर, देने के लिए। किस चीज़ को? कहता इसको एट सब्सिडाइज्ड रेट्स, इन वाले रेट्स पर, मतलब सस्ती कीमतों पर। इफ़ इट मीन्स सिक्योरिंग अ फुट होल्ड इन दीज एमर्जिंग इंडस्ट्रीज। अच्छा देखो इन लाइंस का मतलब क्या है? देखो इन लाइंस का मतलब है कि पाकिस्तान जो है ना वो फ़ायदा उठाना चाहता है, वो पैसा बनाना चाहता है अपनी उस कैपेसिटी से जो कि सरप्लस है, मतलब इसकी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी ये जो प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान जो है ना वो तैयार है देने के लिए इन इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही चीपर प्राइस में, ताकि वो अपने कदम जमा सके इन नई इंडस्ट्रीज़ में। तो वो ये बात कर रहा है। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। अच्छा देखो सबसे पहले ये देखो कीन टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कोई जो पर्सन है वो बहुत ही ईगर है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, वो बहुत ही दिलचस्पी शो कर रहा है।
और मोनेटाइज का मतलब क्या होता है? मोनेटाइज का मतलब होता है प्रॉफिट, फ़ायदा कमाना, पैसा कमाना। अच्छा, उसके बाद इसने यूज़ किया सब्सिडाइज। सब्सिडाइज का मतलब होता है डिस्काउंटेड प्राइसेस, मतलब कम कीमत पर, रिड्यूस्ड प्राइसेस। सिक्योरिंग, सिक्योरिंग का मतलब होता है गेन करना, अचीव करना, हासिल करना, अटेन करना। फुटहोल्ड, फुटहोल्ड किसको बोलते हैं? पोजीशन को बोलते हैं। स्टैंडिंग को बोलते हैं, मतलब खुद की जो जगह है वो बनाना चाहता है इन इंडस्ट्रीज़ में। और ये जो इमर्जिंग आपको नज़र आया, ये किसके लिए आया? ये इंडस्ट्रीज़ के लिए आया। ये बता रहा है कि ये कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? ये इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अभी इमर्ज हो रही हैं, जो कि उभर कर सामने आ रही हैं। अब आगे देखो, अब वो कह रहे हैं गिवन। देखो गिवन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, माइंड में रखते हुए, इस चीज़ को देखते हुए। ठीक है, किस चीज़ को देखते हुए? कहता द हैवी फाइनेंशियल बर्डन, कहता ये वाला जो बर्डन है, मतलब ये वाला जो माली बोझ है। अच्छा, किसका? कहता ऑफ कैपेसिटी पेमेंट्स, इनका। अच्छा, किन के लिए? कहता किन को देने के लिए ये पेमेंट्स? कहता टू पावर प्रोड्यूसर्स, इन प्रोड्यूसर्स के लिए जो कि पावर को जनरेट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो कहता इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, कहता दिस सीम्स, ये दिखाई देता है लाइक अ पोटेंशियली सेवी वे, कि ये बहुत ही अच्छा वे है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियली सेवी का मतलब है कि बहुत ही क्लेवर, श्रूड मेथड है, बहुत ही आप ये समझ लो फ़ायदामंद तरीका है। किस चीज़ के लिए? कहता टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू, मतलब फ़ायदा निकालने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए। किससे? कहता फ्रॉम आइडल इंफ्रास्ट्रक्चर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से जो कि आइडल है, जो कि यूज़ नहीं होता, जो अनयूज्ड है, जो इनएक्टिव रिसोर्सेज हैं, उनसे। अच्छा, अब इस सेंटेंस को समझने में ना आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें वो कह रहा है कि अगर आप इस चीज़ को देखो। अच्छा, किस चीज़ को देखो? कहता है ये जो इतना बड़ा बोझ होता है आपके सर पर कि आपने इतनी पेमेंट्स देनी है, कैपेसिटी पेमेंट्स देनी है पावर प्रोड्यूसर्स को, मतलब उन कंपनीज़ को जो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। देखो ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स को अगर मैं ईजी वर्ड्स में बताऊँ तो आप ये समझ लो कि कैपेसिटी पेमेंट का मतलब है कि हुकूमत पावर प्लांट को हर महीने जो पैसे देती है, अब चाहे वो बिजली बना रहे हों या नहीं, सिर्फ इसलिए वो ये अमाउंट देती है, ये चार्जेस पे करती है ताकि वो स्टैंड बाय पर रहें, मतलब जब भी बिजली की ज़रूरत हो तो ये फौरी तौर पर काम शुरू कर दें। तो ये वो वाली बात कर रहा है, ये वो वाली पेमेंट्स की बात कर रहा है। अच्छा, उसके बाद इसने यूज़ किया वर्ड सेवी। सेवी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है स्मार्ट, श्रूड, मतलब बहुत ही होशियारी वाला, बहुत ही चालाकी वाला या तेज़ दिमागी वाला। अब ये समझ लो ये वो वाला तरीका है। और यहाँ पे ये जो इसने यूज़ किया ना एक्सट्रैक्ट वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गेन बेनिफिट्स, एडवांटेज लेना, फ़ायदा उठाना किसी चीज़ से। और आइडल का मतलब कि ये वो वाले इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो अनयूज्ड हैं, जो इनएक्टिव हैं। अब आगे देखते हैं। अब वो कह रहा है फॉर कॉन्टैक्ट्स, मतलब इस चीज़ को आप ये समझ लो इस चीज़ की वजाहत के लिए, इसका मतलब होता है इस फ्रेज़ का। कहता क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, कहता ये जो चीज़ है, कहता अब कौन सी, एम डैश लगा के कह रहा है द प्रोसेस, कहता वो वाला तरीका, वो वाला अमल, थ्रू विच, कहता जिसके ज़रिए क्रिप्टो करेंसीज आर क्रिएटेड, जिसके ज़रिए ये वाली करेंसीज जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं। फिर एम डैश क्लोज, कहता ये जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग है यूजेस, ये इस्तेमाल करती है इमेंस, बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर को। तो इसमें यही कहा है ना उसने कि अगर आपको इस चीज़ को मैं वजाहत करूँ, इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, तो जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग है, जो कि एक तरीका है क्रिप्टो करेंसीज बनाने का, कहता है इसको ज़रूरत होती है बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर पावर की। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वजाहत। अच्छा, उसके अलावा ये जो माइनिंग वर्ड है ना, असल में इसका मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना, किसी चीज़ को निकालना, किसी चीज़ को जनरेट करना, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। इमेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, और इसमें कोई देखने वाला नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है सिंगल बिटकॉइन, कहता है यहाँ तक कि जो सिंगल बिटकॉइन है, फॉर एग्जांपल, कहता है मिसाल के तौर पर, इज़ क्रिएटेड, कहता है उसको क्रिएट किया जाता है
उसको मतलब आप ये समझ लो उसको जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है व्हेन मिलियंस ऑफ पावरफुल, कहता जब बहुत सारे लाखों में बेशुमार जो पावरफुल स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स जो हैं कॉल्ड, जिन्हें कहा जाता है माइनिंग रिग्स, फिर एम डैश क्लोज, कहता वर्क, कहता जब ये वाले जो कंप्यूटर्स हैं ये काम करते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ या एक ही वक्त में, कहता टू सोल्व, हल करने के लिए अ सिंगल, एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम, कि एक मुश्किल पेचीदा मैथमेटिकल प्रॉब्लम को। तो देखो अब इसने ये चीज़ की वजाहत की है ना, ये जो बता रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड होती है, तो इसमें वो कह रहा है कि यहाँ तक कि ये जो बिटकॉइन है ना, जब इसको बनाया जाता है तो कहता कि स्पेशल कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं जिनको माइनिंग रिग्स बोला जाता है। कहता है ये सारे जो हैं ये एक वक्त काम करते हैं ताकि इस प्रॉब्लम को, इस डिफ़िकल्ट मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अच्छा, अगर आपने ना इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में समझना है, क्योंकि अभी तो आपको नहीं पता चल रहा होगा कि ये माइनिंग रिग्स क्या हो गए हैं, ये बिटकॉइन क्या हो गया, ये चीज़ें क्या हो गई, अगर आप थोड़ा सा इसको यूट्यूब पे देखो ना तो ये सारी डिटेल्स वहाँ पे मौजूद हैं, ये प्रॉपर वे में बताएंगे आपको। ठीक है, अब इसकी वोकैब चेक करते हैं। सबसे पहले जो वर्ड है जो इसने यूज़ किया है वो है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में, एक साथ मिलकर। अब कह रहा है ओनली वन, कहता सिर्फ एक, ऑफ द मशीन्स, कहता ये जितनी मशीन्स हैं उनमें सिर्फ एक, इज़ रिवॉर्डेड, उसको रिवॉर्ड किया जाता है, मतलब वो रिसीव करती है किस चीज़ को, अ कॉइन, एक कॉइन को। फिर सेमीकोलन, कहता द रेस्ट ऑफ द एफर्ट, कहता जो बाकी की कोशिशें हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो बिजली है, आर वेस्टेड, कहता ये वेस्ट हो जाती हैं, ये ज़ाया हो जाती हैं। तो वो ये बता रहा है ना कि ये बहुत ही मतलब ये कोई इजी चीज़ नहीं है। देखो ओनली वन के बाद ना आप यहाँ पे मशीन नहीं यूज़ करोगे, मशीन्स यूज़ करोगे। ठीक है, ओनली वन ऑफ द मशीन्स, क्योंकि बहुत सारी मशीन्स हैं इसलिए आप उनमें से एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, और ये जो ऑफ है ये सिलेक्शन का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो इसकी वर्ब है वो भी सिंगुलर है, क्योंकि आप एक मशीन की बात कर रहे हो। कहता सिमिलरली, कहता इसी तरह से। अच्छा, क्या इसी तरह से, कहता मॉडर्न एआई टूल्स, कहता ये जो जदीद किस्म के एआई टूल्स हैं, लाइक कहता किसकी तरह, चैट जीपीटी, कहता इसकी तरह रिक्वायर्ड, कहता इसको ज़रूरत होती है मैसिव डाटा सेंटर्स की, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बड़े डाटा सेंटर्स की, एंड पावरफुल कंप्यूटर चिप्स, और इनकी कौन सी चिप्स, कहता रनिंग फॉर वीक्स और मंथ्स, कहता जो चल रही होती हैं कई हफ्तों के लिए और महीनों के लिए, टू ट्रेन, इनको ट्रेन करने के लिए, मतलब एआई को सिखाने के लिए। तो देखो वो ये बात कर रहा है कि ये जितने ये वाले जो टूल्स हो गए हैं, जैसे एआई टूल्स में जैसे चैट जीपीटी है, कहता इनको लार्ज डाटा सेंटर्स की ज़रूरत होती है, इनको पावरफुल कंप्यूटर चिप्स की ज़रूरत होती है, जो कहता कई महीने कई हफ्ते लगा के काम करते हैं ताकि इनको ट्रेन कर सकें। अब ये जो एआई टूल्स है ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ड यहाँ पे पड़ी हुई है, एआई टूल्स रिक्वायर्ड, और ये जो लाइक है ये असल में सिर्फ एग्जांपल प्रोवाइड कर रहा है कि कौन से वाले टूल्स, किस तरह के, कहता इस तरह के। और ये जो रनिंग नज़र आ रहा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो इनके लिए आया, कंप्यूटर चिप्स के लिए आया, कि ये कौन सी कंप्यूटर चीज़ है, कहता ये जो चलती हैं कई महीनों के लिए और कई हफ्तों के लिए और कई महीनों के लिए, टू ट्रेन मतलब ट्रेन करने के लिए इनको। अब आगे देखो, कहता दे देन रिक्वायर्ड, कहता फिर इनको ज़रूरत होती है किसकी, इमेंस, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी की इनको ज़रूरत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है, टू आंसर, जवाब देने के लिए, ईच क्वेरी, मतलब हर सवाल के जवाब देने के लिए। कहता एज, कहता क्योंकि आंसर्स आर जनरेटेड, जो आंसर्स हैं, जो जवाबात हैं वो जनरेट किए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं बाय अ ह्यूज नेटवर्क, एक बहुत ही बड़े नेटवर्क के ज़रिए। अच्छा, कौन सा नेटवर्क, कहता ऑफ हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स, इनका जो नेटवर्क है मतलब इन सर्वर्स की बात कर रहा है, मतलब ऐसा बड़ा नेटवर्क जो ताकतवर सर्वर से बना हो। कौन से सर्वर्स, कहता वर्किंग इन सिंक, जो कि एक ही वक्त में काम करते हैं, जो मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो देखो ये उसकी बता रहा है कि ये कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है,
कहता फिर उसके अलावा क्या होता है, इनको बहुत ज़्यादा बिजली रिक्वायर्ड होती है, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो हर क्वेश्चन को आंसर कर सकें। कहता क्यों, क्योंकि ये जो आंसर्स हैं इनको क्रिएट किया जाता है एक बहुत बड़े पावरफुल सर्वर के ग्रुप के ज़रिए। और ये कौन से सर्वर्स होते हैं, कहता ये सारे जो हैं वो एट द सेम टाइम वर्क कर रहे होते हैं। तो वो ये बात कर रहा है इसमें। अच्छा, अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इमेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ह्यूज, इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा, मैसिव। ओके, उसके बाद इसने यूज़ किया एनर्जी। एनर्जी मतलब ये पावर की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेरी किसको कहते हैं, मतलब क्वेश्चंस को। उसके बाद ये सब्जेक्ट है आर जनरेटेड, मतलब पैसिव स्ट्रक्चर लगा हुआ है कि ये जो आंसर्स हैं इनको जनरेट किया जाता है, इनको प्रोड्यूस किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। और बाय लगा के इसने बताया है कौन है डूअर, कौन करते हैं, कहता है ये वाले हैं। हाई परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, एफिशिएंट हैं, बहुत ही एडवांस्ड हैं। अच्छा, और इसके अलावा इन सिंक का मतलब क्या होता है, टुगेदर, यूनिसन, मतलब मिलकर, साइमल्टेनियसली। देखो एक जगह पे इसने यूज़ किया साइमल्टेनियसली और एक जगह पे इसने यूज़ किया सिंक, ठीक है। इन सब का मतलब यही है कि एक साथ। अब आगे देखते हैं। देखो इसने पीछे तो एक्सप्लेन कर दिया, इसने बता दिया कि ये जो सिस्टम है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। अब आगे ये पाकिस्तान से रिलेटेड बात करेगा। कह रहा है पाकिस्तान मूव, कहता पाकिस्तान का ये जो मूव है, ये जो कदम है, ये इसका जो एक्शन है, ये डिसीजन है, टू कैटर टू, मतलब ज़रूरत को पूरा करने का। अच्छा, किसकी, कहता दिस एनर्जी हंग्री सेक्टर, इसकी ज़रूरत को पूरा करने का। कहता कैन प्रूव, कहता ये साबित हो सकती है बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद। प्रोवाइडेड, कहता अगर सर्टेन कंडीशंस आर मेट, कि अगर कोई ख़ास जो शराइत हैं अगर उनको पूरा किया जाए तो ये वाला जो पाकिस्तान की जो मूव है एनर्जी हंग्री सेक्टर्स को कैटर करने की, कहता ये बेनिफिशियल साबित हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले देखो मूव क्या होता है। मूव का मतलब होता है एक्शन, उसका जो स्टेप है, उसका जो डिसीजन है। उसके बाद इसने यूज़ किया कैटर टू। देखो कैटर टू का मतलब होता है सर्व करना, ज़रूरत को पूरा करना, या आप समझ लो प्रोवाइड करना, किसी को देना, फ्राहम करना। अच्छा, किसको देना है, कहता है ये वो वाले सेक्टर हैं जो एनर्जी हंग्री हैं, मतलब जो पावर कंज्यूमिंग है, जो बिजली खाने वाले हैं, जो ज़्यादा पावर को इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये मॉडल वर्ब लगा हुआ है और ये मेन वर्ब है, ठीक है, कैन प्रूव। अच्छा, अब उसके बाद इसने यूज़ किया है प्रोवाइडेड। देखो ये प्रोवाइडेड क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखो जैसे इफ़ होता है ना, ऐसे ही प्रोवाइडेड होता है। देखो प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडेड का मतलब होता है शर्त। इफ़ हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, ये सारे के सारे कंडीशनल वर्ड्स होते हैं जो कंडीशन को बताते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखें, वी विल हायर यू प्रोवाइडेड यू पास द टेस्ट, कि मतलब हम तुम्हें तब हायर करेंगे अगर तुम इस कंडीशन को फुलफिल करोगे, इस शर्त को पूरा करोगे। अच्छा, एक और चीज़, एक होता है प्रोवाइडेड, एक होता है प्रोवाइडेड दैट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये जो प्रोवाइडेड होता है ना, ये लेस फॉर्मल होता है, और ये जो होता है ना प्रोवाइडेड दैट, ये फॉर्मल होता है। बस यही इसमें थोड़ा बहुत सा डिफरेंस है। तो चलें अब आगे देखते हैं। अब वो कह रहा है द बिजनेसेस, कहता है ये जो बिजनेसेस है कौन से, कहता है दैट डिसाइड, को जो फैसला कर चुके हैं। अच्छा, किस चीज़ का, टू रीलोकेट टू कंट्री, कि वो रीलोकेट करेंगे, मतलब वो अपने बिजनेसेस को पाकिस्तान में लेकर आएंगे। कहता अंडर पाकिस्तान क्रिप्टो एंड AI इनिशिएटिव्स, कहता इनके तहत, ये वाले जो इनिशिएटिव्स हैं इनके तहत। कहता शुडंट एंड अप, कहता इनको एंड अप नहीं होना चाहिए, मतलब इनका इख्तिताम इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए। ये जो चीज़ है ये इधर नहीं लेकर जानी चाहिए। किधर, कहता स्ट्रेसिंग, बोझ डालने पर, किसको, कहता द डोमेस्टिक ग्रिड।
अच्छा, अब इसने ना बड़ी अच्छी बात की है। उसने कहा कि वो वाले बिजनेसेस जिन्होंने ना अभी डिसाइड कर लिया है कि हम पाकिस्तान जाएंगे क्रिप्टो करेंसी और एआई प्रोग्राम्स के लिए, कहता ये जो बिजनेसेस है ना, कहता ये डर है कि कहीं ये एंड अप ना हो जाए इस चीज़ के ऊपर, मतलब जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है उसके ऊपर बोझ ना डालने लग जाएं, उसके ऊपर स्ट्रेस ना डालने लग जाएं। मतलब ये जो इतना इनिशिएटिव, ये जो मूव स्टार्ट किए हैं, कहीं ये यहाँ पे आके एंड ना हो जाए। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। अच्छा, रीलोकेट का मतलब क्या होता है? देखो, रीलोकेट का मतलब होता है मूव करना, शिफ्ट होना। अच्छा, इसके अलावा इसने यूज़ किया वर्ड इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स का मतलब होता है प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, मंसूबे। देखो, एंड अप का मतलब क्या होता है? ये जो चीज़ है इसका रिजल्ट ये वाला ना निकल आए, ठीक है। और एंड अप के बाद आप जेरेंट का यूज़ करोगे, एंड अप समथिंग। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ है? स्ट्रेसिंग। स्ट्रेसिंग का मतलब क्या? स्ट्रेन डालना, ओवरलोड डालना, बर्डन डालना। और किसके ऊपर? डोमेस्टिक ग्रिड के ऊपर, मतलब नेशनल इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के ऊपर। अब आगे देखो, अब वो कह रहा है दे मस्ट। दे किसके लिए आया? बिजनेसेस के लिए आया, कंपनीज के लिए आया, जिनका अभी हमने जिक्र किया था। कहता मस्ट मतलब लाजमी, ऑल्सो कंट्रीब्यूट, कहता इनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मतलब इनको भी हिस्सा डालना चाहिए। मीनिंगफुली मतलब बहुत ही अहम। टू द कंट्री, कहता कंट्री में, कंट्री के लिए। अच्छा, कैसे? कहता बाय ट्रांसफरिंग देयर टेक्निकल नो हाउ, मतलब आपके पास ये वाली जो टेक्निकल स्किल्स हैं, ये जो टेक्निकल नॉलेज है, इसको आप ट्रांसफ़र करो, इसको दूसरों को दो। अच्छा, और किस तरह से? कहता है इन्वेस्टिंग इन डेवलपिंग लोकल ह्यूमन कैपिटल। देखो, इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है कि आप इन्वेस्ट करो, मतलब आप अपना पैसा यूज़ करो, अपना वक्त यूज़ करो, अपनी एफर्ट्स को यूज़ करो किसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए, किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे किस चीज़ को डेवलप करने की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है लोकल ह्यूमन कैपिटल की, मतलब स्किल्स की, नॉलेज की, एबिलिटीज़ की। इसके अलावा कहता है एंड एंश्योरिंग, और पक्का बनाना दैट ये कि अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट, कि वो जो हिस्सा है ना उनके प्रॉफिट का, गो टूवर्ड्स पब्लिक वेलफेयर, कि वो सीधा जाए आवाम की भलाई के लिए। एंड नॉट जस्ट स्टेट पैट्रोनेज, मतलब ये जो हुकूमतें हैं उनके इंटरेस्ट के लिए नहीं जाए, बल्कि इनके फ़ायदों के लिए जाए। देखो, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सेंटेंस है। असल में वो बात कर रहा है कि अब ये जो हैं, जिन बिजनेस और कंपनीज़ की बात की है, कहता उनको भी हेल्प करना चाहिए कंट्री को। अच्छा, हेल्प कैसे करना है वो बाय लगा के इसने सारा यहाँ पे तफसील से बताया है कि वो अपने स्किल्स को शेयर करें, अपने नॉलेज को शेयर करें। वो जो वहाँ के लोकल वर्कर्स हैं, जहाँ लोकल लोग हैं, कहता उनके ऊपर इन्वेस्ट करो, उनको ये स्किल्स सिखाओ, नॉलेज प्रोवाइड करो, उन पे पैसा लगाओ। कहता इस चीज़ को भी पक्का करो कि जो प्रॉफिट होगा ना वो सीधा लोगों की भलाई के लिए जाए, ना कि गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के लिए या गवर्नमेंट के फ़ायदों के लिए। तो वो ये बात कर रहा है। देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। मस्ट लगाया है मॉडल वर्ब, वो बता रहा है ये काम जो है ये लाजमी होना चाहिए। अब वो कौन सा काम है वो आगे इसने बाय लगा के बताया कि इस तरह से होना चाहिए। अब इसकी थोड़ी सी वो कैप चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब इसने यहाँ पे यूज़ किया टेक्निकल नो हाउ। इसका मतलब क्या होता है? देखो, टेक्निकल नो हाउ का मतलब होता है इनका जो स्किल सेट है, ये इनकी जो एक्सपर्टीज़ है, जिनमें इनकी महारत है। ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन वर्कफोर्स की बात कर रहा है, टैलेंट की बात कर रहा है, लोगों की बात कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसमें यूज़ किया स्टेट पैट्रोनेज। देखो, पैट्रोनेज का मतलब होता है सपोर्ट करना, मतलब स्टेट पैट्रोनेज मतलब स्टेट के जो इंटरेस्ट हैं, जो उनकी अपनी, मतलब जो उनकी चीज़ें हैं, उनको आप सपोर्ट कर रहे हो, उनको बैक कर रहे हो, उनको फेवर कर रहे हो। अब आगे देखो, कह रहे द गवर्नमेंट, कहता है ये जो गवर्नमेंट है, टू मतलब गवर्नमेंट को भी, इन एडिशन टू, कहता मस्ट रिमेंबर, उसको लाजमी रिमेंबर करना चाहिए, याद रखना चाहिए, दैट ये कि इट इज़ यूजिंग, ये इस्तेमाल कर रहा है पब्लिक रिसोर्सेज को, मतलब अवामी रिसोर्सेज को। कौन से रिसोर्सेज? कहता पेड फॉर, कहता जिनको पे फॉर किया गया है। किन के ज़रिए? कहता बाय ऑर्डिनरी सिटीजन, इनके ज़रिए। कहता किस लिए? कहता फॉर दिस इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के लिए, इस मंसूबे के लिए। देखो, इसमें वो कह रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ना, उसको भी लाजमी याद रखना चाहिए कि वो पब्लिक रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है अपने इस मंसूबे के लिए। और फिर उसने बताया ये पब्लिक रिसोर्सेज कौन से हैं। कहता है ये वो वाले पब्लिक रिसोर्सेज हैं जिनको ऑर्डिनरी सिटीज़न ने जिनके लिए पे किया है। अब आगे देखो,
कहता इट्स बेनिफिट्स, कहता इसके जो फ़ायदे हैं शुड इम्प्रूव, उसको लाजमी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बेहतर बनाना चाहिए। किसको? द लाइफ, ज़िंदगियों को। किसकी? कहता ऑफ ऑर्डिनरी पाकिस्तानीज, आम पाकिस्तानियों की। एंड नॉट जस्ट दोज, ना सिर्फ उनकी। कौन? कहता कंट्रोलिंग द लेवर्स ऑफ द स्टेट, कहता ना कि उनकी जो कि रियासत के इख्तियारात को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो पावर में होते हैं, जिनका कंट्रोल गवर्नमेंट रिसोर्सेज पर होता है। देखो ये जो वर्ड इसने यूज़ किया ना, लेवर्स, लेवर्स का मतलब होता है कंट्रोल, इख्तियारात। अब आगे देखो, कहता है इस्लामाबाद मस्ट प्रोसीड कॉशियसली, कि इस्लामाबाद को मतलब पाकिस्तान को कह रहा है कि उसको प्रोसीड करना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ। कहता इट मस्ट फ्रेम, कहता है इसको लाजमी बनाना चाहिए, इट्स पॉलिसीज़, इसकी पॉलिसीज़ को, एंड रेगुलेशन, और इस चीज़ को, विद अ लॉन्ग टर्म विजन इन माइंड। मतलब ये पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस जो है ना, ये जो कवानीन है, ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये सारी जो हैं जब बनाएं तो उसके अपने माइंड में किस चीज़ को रखें? एक लॉन्ग टर्म विजन को रखें, लॉन्ग टर्म गोल्स को रखें अपने माइंड में। देखो विजन क्या होता है? विजन का मतलब होता है प्लानिंग, जो आपके मंसूबे हैं, जो आपकी सोच है, जो आपके गोल्स हैं, जो मकसद हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? वो वाले जो सस्टेन करें, जो लंबे अरसे तक जारी रहे, जो फ्यूचर तक जारी रहे, जो लास्टिंग हो। और रेगुलेशंस का मतलब होता है रूल्स, कवानीन। और पॉलिसीज़ क्या होती हैं? पॉलिसीज़ मतलब ये जो गाइडलाइंस होती हैं, ये जो इसके प्लान्स हैं, जो रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं। कहता इफ़ इट डज सो प्रूडेंटली, कहता अगर ये बड़ी होशियारी के साथ करता है या समझदारी के साथ करता है, दिस कुड बी द बिगनिंग ऑफ समथिंग ट्रांसफॉर्मेटिव। कहता ये जो चीज़ है ये कुड बी, ये हो सकती है बिगनिंग, मतलब शुरुआत किसकी? कहता ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की, या आप ये समझ लो एक ऐसी चीज़ की, कहता जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव होगी, मतलब जो कि सब कुछ तब्दील कर देने वाली होगी, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रखेगी या बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रखेगी। तो वो ये बात कर रहा है इस एडिटोरियल में। तो अब आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर मैंने एक क्विज़ बनाया, जल्दी से उसको देख लेते हैं, तो उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द एडिटोरियल। इसका सेंट्रल थीम आपने बताना है। कहता पाकिस्तान पोटेंशियल टू हार्नेस एआई एंड क्रिप्टो करेंसी। बी ऑप्शन, द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन ग्लोबल बिजनेसेस। नंबर 3, द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी टू अट्रैक्ट ग्लोबल बिजनेसेस। नंबर 4, कहता द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ पाकिस्तान इनिशिएटिव्स इन एआई एंड क्रिप्टो करेंसी। तो ये ज़रा अभी सोचिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको समझ के ही जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट उसने कहा व्हाट इज़ द टोन ऑफ एडिटोरियल। इसकी टोन क्या है? कहता ऑप्टिमिस्टिक है, कॉशियस है, कॉन्फिडेंट है या क्रिटिकल है। थर्ड है उसने कहा व्हाट डज द टर्म लेवर्स ऑफ द स्टेट मोस्ट लाइकली रेफर टू इन द एडिटोरियल। कहता है ये चीज़ जो है ना, फ्रेज लेवर्स ऑफ द स्टेट, ये किसको बता रही हैं? गवर्नमेंट कंट्रोल को बता रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बता रही हैं, पब्लिक रिसोर्सेज को बता रही हैं कि नेशनल इकोनॉमी को बता रही हैं। देखो ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आप ये इजीली सोल्व कर लोगे। कहता व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म सरप्लस इन द एडिटोरियल। इसका मतलब क्या है? एक्सेस, लिमिटेड, इक्वल, रिक्वायर्ड। जो फिफ्थ है, जो लास्ट वन है, वो है व्हाट डज द फ्रेज पावर मूव इम्प्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एडिटोरियल। नंबर ए, कहता अ मूव रिक्वायरिंग फिजिकल पावर, या कहता स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंशियल डिसीजन, या थर्ड अ सिंपल माइनर एक्शन, या फोर्थ वन अ क्विक अनप्लान्ड डिसीजन। अब आप ये बताओगे कि इसका जवाब क्या है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इन वीडियोस को बनाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है मेरा, क्योंकि इन लेक्चर्स को भी मुझे प्रिपेयर करना होता है, हर चीज़ को कवर करना होता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।